कर्नाटक चुनाव बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। जो वंशवाद, जो परिवारवाद बीजेपी के पास बड़ा हथियार था, कांग्रेस के खिलाफ इस्तेमाल करते थे, कई अन्य राज्यों में इस्तेमाल किया जाता था, वो अब कर्नाटक में बीजेपी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। कर्नाटक चुनाव में येदुरप्पा के बेटे को टिकट मिलने के बाद ये मुद्दा एक बार फिर गरमाया। लेकिन क्या, एक बड़ा सवाल है, क्या बीजेपी का परिवारवाद कर्नाटक में देखने को मिल रहा है? दरअसल कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों की तीसरी सूची जारी की है। तीसरी सूची में बीजेपी ने 10 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, लेकिन पार्टी में नाराजगी और बगावत के बीच 3 सीनियर नेताओं के परिवार के सदस्यों को जगह देनी पड़ी है, जिससे कर्नाटक में साफ तौर पर बीजेपी का परिवारवाद इसको विपक्ष बता रहा है। आइए हम आपको बताते हैं कौन है वो सीनियर नेता जिनके परिवार के सदस्यों को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। आपको बता दें कि भाजपा ने अपने अनुभवी नेता और पूर्व मंत्री अरविंद लिम्बावली को महादेवपुरा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं देने का फैसला किया। हालांकि उनकी पत्नी मनुला अरविंद लिम्बावली को चुनावी मैदान में उतारा गया। इसके अलावा वरिष्ठ नेता कट्टा सुब्रमण्यम नायडू के बेटे कट्टा जगदीश को हेब्बल से टिकट दिया गया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता कराडी संगना की बहू मंजुला अमरेश को कोप्पल निर्वाचन क्षेत्र से टिकट दिया गया है। साथ ही कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से वरिष्ठ नेता रामदास के स्थान पर मैसूर जिला अध्यक्ष श्रीवत्स को चुना गया है। वहीं इससे पहले बीजेपी ने परिवारवाद की एक बड़ी जो हथियार था वो विपक्ष के हाथ में कैसे दिया था, जब पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदुरप्पा के बेटे विजेंद्र को शिकारीपुरा सीट से टिकट दिया गया था। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता एसए रामदास मैसूरू शहर में कृष्ण राजा निर्वाचन क्षेत्र से टिकट नहीं दिए जाने से नाराज थे। कृष्ण राजा ने कहा कि ये जल्द ही भविष्य की कार्रवाई के बारे में अपने फैसले की घोषणा करेंगे। वहीं पार्टी ने अभी तक शिवमोग्गा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है, जिसका प्रतिनिधित्व पूर्व मंत्री केएस ईश्वरप्पा करते हैं। पार्टी ने पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के प्रतिनिधित्व वाले हुबली धारवाड़ मध्य निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। पार्टी ने महेश टेंगीनकई को जगदीश शेट्टार की सीट से टिकट दिया है। आपको बता दें, टिकट नहीं मिलने से नाराज जगदीश शेट्टार ने भाजपा से किनारा करते हुए कांग्रेस का दामन थाम लिया। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कांग्रेस और बीजेपी के कितने उम्मीदवार बाकी हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए सभी पार्टियां कमर कस चुकी हैं। बीजेपी ने अभी तक उम्मीदवारों की 3 लिस्ट जारी की है। पहली लिस्ट 11 अप्रैल को 189 उम्मीदवारों की थी, 12 अप्रैल को दूसरी लिस्ट 23 उम्मीदवारों की थी, 17 अप्रैल को 10 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की गई। हालांकि अभी भी 2 सीटों पर उम्मीदवारों के रूप में टिकट देना बाकी है। वहीं कांग्रेस ने अभी तक 209 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। कांग्रेस ने 26 मार्च को पहली लिस्ट में 124, दूसरी लिस्ट में 42 उम्मीदवारों को टिकट दिया है। कयास लग रहे हैं कि कांग्रेस तीसरी लिस्ट जल्द जारी कर सकती है। नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 20 अप्रैल है। इस सब के बीच में वो मुद्दा जो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के हाथ में बड़ा मुद्दा है। याद रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा था कि वंशवाद की राजनीति पर प्रहार करना है, और देखा जाए तो प्रधानमंत्री मोदी की छवि, क्योंकि उनके परिवार में कोई नहीं है, इस बात को लेकर लगातार बीजेपी ने इसको एक बहुत ही सकारात्मक रूप से जनता के बीच में रखा और ये बताने की कोशिश की कि यहाँ पर किसी परिवार के सदस्य को किसी तरह का फ़ायदा नहीं दिया जाता। कर्नाटक की राजनीति अलग है। देखिए, यहाँ बीजेपी की चुनौतियाँ भी बहुत ज़्यादा हैं। बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी का सामना तो कर ही रही है, लेकिन दक्षिण की राजनीति में पैर जमाने के लिए बीजेपी वैसे भी संघर्षरत रही है। लगातार बड़ी पार्टी बनी बीजेपी कर्नाटक में, लेकिन इसके बावजूद वो पूर्ण बहुमत तक नहीं पहुंच पाई। तो यहाँ के समीकरण बहुत अलग है। दक्षिण भारत की सियासत बहुत अलग है। हिंदी भाषा को लेकर हो, अमूल नंदनी को लेकर हो, एक क्षेत्र की एकदम अलग राजनीति है, इसके अलग मुद्दे हैं। अब वंशवाद की राजनीति जो है वो बाकी खासतौर पर कांग्रेस के खिलाफ या समाजवादी पार्टी के खिलाफ जब हमला करते हैं उत्तर प्रदेश की सियासत में या केंद्र की सियासत में, तब वंशवाद की राजनीति जो है वो एक बड़ा हथियार बीजेपी के पास दिखाई देती है। लेकिन कर्नाटक में क्योंकि अंदरूनी उठापटक से बीजेपी बुरी तरह से जूझ रही थी, तो कोई चारा नहीं था। हालांकि ये देखा गया है कि बीजेपी अपनी रणनीति के तहत वंशवाद से कई बार किनारा करती दिखाई देती है। कई ऐसे चेहरे, कई बड़े चेहरे जो कि किसी बड़े नेता के या मंत्री के बेटे होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा बड़े पद नहीं दिए जाते हैं। इसके बावजूद आपने देखा कि कई लोगों की लिस्ट जारी की जाती रही है। कांग्रेस की तरफ से भी ये प्रयास पहले भी चलते रहे हैं। सिर्फ कर्नाटक की बात नहीं, केंद्र की सियासत में भी ये दिखाया गया है कि किन किन बड़े नेताओं के पुत्र या पुत्री जो हैं वो सियासत में हैं बीजेपी की तरफ से। तो वंशवाद जो था, और दूसरी सबसे बड़ी बात कि वंशवाद की बात कहते हुए
ये भी हमला किया जाता था कि कांग्रेस की राजनीति गांधी परिवार के इर्द गिर्द, मल्लिकार्जुन खड़गे उसके अध्यक्ष बना दिए गए। राहुल गांधी, प्रियंका दोनों इस वक्त राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव हैं। 2024 के चुनाव में ये कांग्रेस की सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं, ऐसा कांग्रेस का मानना है। लिहाजा इस सब के बीच में ये तो कहना गलत नहीं होगा कि वंशवाद की राजनीति का जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया था वो कर्नाटक के इन चुनावों के बाद में हो सकता है कि ध्वस्त होता दिखाई दे, या फिर बहुत पुरजोर तरीके से अब बीजेपी इस मुद्दे को कांग्रेस के खिलाफ नहीं रख पाएगी, क्योंकि कर्नाटक में ये मुद्दा अभी बीजेपी के खिलाफ देखने को मिल रहा है। फिर भी सियासत है, सियासत में मुद्दे कई जगहों पर लोगों को प्रभावित करते हैं, तो देखना होगा कि आने वाले दिनों में क्या बीजेपी वंशवाद का मुद्दा उठाती है, और क्या बीजेपी वंशवाद जो कर्नाटक में आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, उस मुद्दे पर कोई टिप्पणी करती है। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले।